नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइट में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दोबारा से आदेश दिया है, क्योंकि निर्देश तो 2018 में दे दिया था कि जो पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है और इस तरह के जो तमाम विभाग हैं जो अकाउंटेबल हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए जाएं। खासतौर पर पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ थानों में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हों, चप्पे चप्पे पर हों। किसी भी कैदी के साथ या जिसको हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो, और अगर दुर्व्यवहार की शिकायत उसकी तरफ से आती है तो जो सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज को देखा जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि ये शायद इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि पुलिस की हिरासत में, कई बार जेल में कैदियों के साथ, हिरासत में जो लोग हैं उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार के ही मसले नहीं होते हैं, हिरासत में कई बार मौत भी हो जाती है। और इन मसलों की गंभीरता को, ये गंभीरता कितनी हो सकती है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सतपाल सिंह, जो सांसद हैं अभी, उन्होंने संसद में भी इस मसले को उठाया। तो ये बात बहुत गंभीर हो जाती है कि जिस पुलिस को सेवा का, सुरक्षा का काम दिया गया है, वो कई बार एक तरह से अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर बैठती है। इसी सारे मसले को लेकर हम अपने जो मेहमान हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, उनका नज़रिया लेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। और हमारे साथ संजय चड्ढा हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका स्वागत है लोकसभा टीवी में। सबसे पहले प्रकाश सिंह जी, इस बात को थोड़ा सा समझा जाए कि देश में जो पुलिस या बाकी महकमों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, ये निर्देश और इस निर्देश की ज़रूरत, सीसीटीवी कैमरों की ज़रूरत, ये ज़रूरत कितनी बड़ी है? देखिए, ज़रूरत तो अवश्य है। जी और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, जी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है, हम्म। मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी और पहले ही लग जाना चाहिए था और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की दखल-अंदाज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल। चाहिए था राज्य सरकारों को कि अपने स्तर पे ही इसके आदेश कर दें। हम्म। पर राज्य सरकारें पुलिस में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए उदासीन रहती हैं। अगर जी। प्रस्ताव भी गया होगा पुलिस विभाग की तरफ से तो उन्होंने कहा, "भई, इसकी क्या ज़रूरत है? अभी चलने दो जैसे चल रहा है।" हम्म। सरकार हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि पुलिस पे कम से कम उनका खर्चा हो, जी इन्वेस्टमेंट वो करते ही नहीं। जी। प्रगति की दिशा में, हम्म नई टेक्नोलॉजी को और हम्म डालने की दिशा में उनको उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, उनकी जागरूकता नहीं है। हम्म। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो हाँ कस्टोडियल इंटरोगेशन में जो इस तरह की बातें आती हैं कि थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल किया गया, हाँ किसी हाँ। आदमी को गंभीर चोटें आ गई, हम्म कोई यदा-कदा कोई मौत की भी हम्म घटना हो जाती है। हम्म। ये घटना कोई के लिए अच्छी नहीं है और अगर हम्म इसमें इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो इसमें जवाबदेही आवश्यक है। हम्म तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सही दिशा में है। हम्म हालाँकि अभी तक तो पुलिस थानों की बात थी, पर हमने देखा कि अभी जो लेटेस्ट आदेश हुआ है, हम्म। इसमें सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बिल्कुल। एनआईए सबको लगा दिया गया है। जी। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई चांस नहीं लेना चाहती कि हम्म कहीं किसी का भी इंटरोगेशन हम्म पुलिस की अभिरक्षा में हो रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है, सुनिश्चित होना चाहती है कि हम्म उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है हम्म और एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की जाती है हम्म और उसके साथ मारपीट, थर्ड डिग्री हम्म मेथड्स का हम्म इस्तेमाल होता हम्म। है। तो दिशा मैं समझता हूँ सही दिशा में कदम है। अब बिल्कुल। उन्होंने बहुत कम दिया है, पता नहीं राज्य सरकार इतनी जल्दी-जल्दी लगा पाएँगे कि नहीं। जी समय जी सीमा जी बहुत आसान है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी। हमारे पीआईएल पर ही पुलिस सुधारों पे समय सीमा दी थी कि 2006 के अंत तक और फिर मार्च 31 के 2007 तक हो जाए। हाँ। आज 13 साल हो गया और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट डंडा चला नहीं रही है। डंडा चलाए बिना यहाँ काम होगा नहीं इस देश में। हम्म। मैंने 5 पिटीशन टाइम टू टाइम फाइल किए हैं हाँ हाँ। राज्य सरकार की लेकिन डंडा अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों उठा लें तो फिर जो है वो फिर अलग तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि एक्टिविज्म है वगैरह वगैरह। नहीं, एक्टिविज्म की बात नहीं है। या तो देखिए, जब आपने एक आदेश दे दिया है, हाँ या तो आप आदेश मत दीजिए, हाँ। कह दीजिए कि कोई आदेश की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। राज्य सरकारें पुलिस
के साथ सुधार करें, न सुधार करें, जनता जहन्नुम में जाए, हमें परवाह नहीं। जी या तो ये कह दीजिए। जी और जब आपने एक बार आदेश दे दिया है जी और तब उसका अगर अनुपालन नहीं होता है, तो ये देश के लिए, देश की जनता के लिए और बाकी सरकारी एजेंसीज के लिए बड़ा खराब उदाहरण है कि हम्म सुप्रीम कोर्ट के हम्म आदेशों का पालन करना कोई जरूरी नहीं है, उसकी अवमानना हो हम्म तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और गाड़ी ऐसे चलती रहती है हम्म और सुप्रीम कोर्ट हम्म सख्ती नहीं करती। डंडा, शायद मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, जी सुप्रीम कोर्ट सख्ती नहीं करती। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सख्ती करे, जी जैसा कि मैं और एक बार एक भूतपूर्व होम सेक्रेटरी जी के पिल्लई साहब बात कर रहे थे, हम्म हम लोग की राय हुई कि केवल एक प्रदेश में हम्म डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को एक दिन के लिए जेल भेज दीजिए जी नॉन कंप्लायंस के लिए, तो उसके बाद कंप्लायंस कैसी धड़ाधड़ शुरू हो जाती है। हम्म एक दिन के लिए जेल भेज दीजिए दोनों प्रदेश के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट और सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को। जी जी यहाँ के इस देश में हम काम इस नहीं चीज को चलेगा। समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश सिंह जी, संजय चड्ढा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। संजय जी, दुनिया भर में जो पुलिस सुधार हुए हैं, पुलिस सुधारों को लेकर, पुलिस के एक सॉफ्ट चेहरे को लेकर, पुलिस किस तरह से समस्याओं को हैंडल करे, इसका जो प्रशिक्षण हुआ है दुनिया के कई विकसित देशों में, वो कुछ अलग तरह का भी है। और जिस तरह के महकमों में इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हुई है, तो जहां पर सीट है, सीट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है, किसी तरह का मिसबिहेव, किसी तरह की रिश्वतखोरी, किसी तरह का इंटेरोगेशन, ये सब नहीं हो सकता क्योंकि वो एक कंट्रोल रूम की निगरानी में है। और इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ये कहीं ना कहीं ये तकनीक बहुत कामयाब और कारगर साबित हुई है। बिल्कुल सही आपने कहा रणबीर भाई कि ये जो है तकनीक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जग निहित है। आदरणीय प्रकाश जी बैठे हुए हैं, उनका मतलब मैंने उनके साथ कई बार शोज किए हैं और वहां पे और उनका बहुत बड़ा एक इनका योगदान है पुलिस रिफॉर्म्स में भारत के अंदर, जहां तक, और ये एक मील का पत्थर है मेरे हिसाब से ये जो जजमेंट है। और इस जजमेंट से देखिए, ये आपके पास डाटा है आज। उन्होंने जो सिफारिशें की थी वो तो अभी भी पेंडिंग ही है। बिल्कुल सही बात है। उसका कारण उन्होंने खुद स्वतः बता दिया कि ये कारण है, इस वजह से पेंडिंग है। जहां पे सख्ती की आवश्यकता है वो सख्ती की बहुत आवश्यकता है। आप ये देखिए, जहां तक आपने कहा कस्टोडियन डेथ, कस्टोडियन टॉर्चर के अगर रिपोर्टेड मामले भी मैं गिनवा दूं आपको, तो वो भी अपने आप में काफी बड़ी संख्या में। कैसे? और देखिए, इस जजमेंट की जिसमें कि 10-12 पॉइंट मेरे हिसाब से निकल के आते हैं जो बहुत अहम है कि किस किस जगह पे सीसीटीवी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे फ्रंट गेट, एंट्रेंस, बैक गेट, जहां पे रिसेप्शन है, लॉबी है, कॉरिडोर है, पुलिस इंस्पेक्टर का जो रूम है वहां, आईओ का जहां इन्वेस्टिगेशन करता वो जगह, हर जगह पे सीसीटीवी, इवन जो टॉयलेट्स और बाथरूम के बाहर वाले जगह पे भी वहां ले जा, यानी कि पूरा जो क्षेत्र है एक पुलिस स्टेशन का, उसका कोई भी कोना भी नहीं छोड़ा जाएगा कि जहां पे जाके ले जाके कोई गलत काम या गलत व्यवहार किया जाए। देखिए, फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का। हमारे को राइट टू लाइफ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आयोटा ऑफ जजमेंट में कहा राइट टू लाइफ मींस राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। आपको किसी को आपको मालूम भी है, पुलिस वाले को या पुलिस के व्यक्ति को ये पता है कि इसने ही क्राइम किया, आप उसको बाध्य करके थप्पड़ मार के पिटाई लगा के नहीं करवा सकते, ये कानून की व्यवस्था है। लेकिन क्या ये फॉलो होती है? इसी चीज को आज क्यों भय है? बिल्कुल क्यों भय है? सिर्फ यही भय है ना कि वहां पे जाके एट्रोसिटीज होती हैं, गलत। अब क्या है कि उसके हमेशा जो है, लेकिन कई जगहों पे प्रकाश जी मेरे साथ सहमत होंगे, कई जगहों पे इस डंडे की आवश्यकता भी होती है। लेकिन बड़े रूप में, व्रत रूप में, क्या जो ट्रस्ट डेफिसिट है पुलिस के ऊपर, वो इन्हीं चीजों से आएगा। जब जैसा कि इस जजमेंट में बड़े बड़े व्यापक रूप से यह भी कहा गया है कि आप बोर्ड लगाइए, आप लिखिए वहां पे, थाने में 10 जगह पे कॉन्स्पिशियस प्लेस में बोर्ड लगा होगा कि आप सीसीटीवी की फुटेज बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकार, जो आपने रामवीर जी आरंभ में बताया कि ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। अगर मैं वहां गया थाने में और मैं आप ये देखिए, मैं कल का इंसिडेंस आपको एक बताता हूं। हमारा एक व्यक्ति थाने में गया कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने,
कोई रसीद नहीं देते हैं, कोई मतलब पुलिस वाले कोई रसीद नहीं देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने दिया, इसकी रसीद नहीं दी। ये कोई तरीका है जो हम बढ़ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की ओर? बिल्कुल, पूरा देश उस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इस ट्रांसपेरेंसी पर हम चर्चा करेंगे संजय जी। हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सारे मसलों पर अपना स्पेसिफिक नजरिया भी रखते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जो बात है, क्या ये सीसीटीवी कैमरे, क्या कैमरे पुलिस के फेस को, पुलिस के व्यवहार को बदल पाएंगे? पूरा बदल पाएंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन कितना बदल पाएंगे और कैसे बदल पाएंगे? क्या उसमें आपका सुझाव, आपका सजेशन क्या है? इसको भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए रामवीर भाई, अब क्योंकि प्रकाश सिंह बैठे हैं और आज की तारीख में अगर पुलिस का कोई एक फादर फिगर है इस देश में, बिल्कुल, तो प्रकाश सिंह साहब हैं। और मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको एस डीजीपी की वर्किंग देखी है और ये बहुत सख्त थे, जो माफिया सरगना थे उन पर बहुत सख्त थे, लेकिन जितने सख्त हैं उतने ही ये सॉफ्ट हैं, भीतर से बहुत सॉफ्ट हैं। और इनकी जो सॉफ्टनेस है वो गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, और इसीलिए ये पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए। तो एक तरफ प्रकाश सिंह का जो एक इमेज है, बहुत हार्ड इमेज है जहां तक ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, लेकिन जब आप आम जनता की बात करेंगे, है ना, और खासकर अगर हम कस्टोडियल डेथ पर आप चर्चा कर रहे हैं, कस्टोडियल डेथ से अगर देखेंगे तो मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के कैरियर में, एक लंबे कैरियर में 20-25 साल में मैंने देखा है कि कस्टोडियल डेथ में किसी भी इनकम टैक्स पे की कभी डेथ नहीं हुई। कभी कोई अमीर आदमी जो है उसका थाने में टॉर्चर नहीं हुआ। बिल्कुल। ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो या तो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, या दलित हैं, या बैकवर्ड हैं, यानी गरीब आदमी है, और कहीं अगर वो चोरी में फंस गया या कुछ ऐसे क्राइम में फंस गया जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है सरकार का, बिल्कुल, कि इसको वर्कआउट करो, बिल्कुल, और वहां मैंने देखा है कि कस्टोडियल डेथ पुलिस कस्टडी में हो गई। यही हालत जेलों की भी है। जेलों में भी इसी तरह का टॉर्चर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जेलों में तो सीएमओ जैसे अधिकारी भी मारे गए मायावती के प्रशासन में, शासन में। बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्रकाश सिंह साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, और इनके कुछ और समकक्षीय जो अधिकारी लड़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये वो लागू क्यों नहीं हो पाए। मुद्दा ये है कि वो लागू क्यों नहीं हुए। लागू वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि प्रकाश सिंह जो पुलिस रिफॉर्म लाना चाहते हैं, एक फादर फिगर पुलिस का, वो पुलिस रिफॉर्म लाना चाहता है अपने एक्सपीरियंस के बाद। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनका जो पुलिस रिफॉर्म है वो सत्ता का, राजशाही का, राजशाही मैं कहूंगा कई राज्यों में, वो लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसके रोल को डाइल्यूट करता है। पुलिस को ऑटोनॉमी देता है और चीफ मिनिस्टर को या रूलिंग पार्टी को का जो वो पावर्स हैं पुलिस के, उसको वो डाइल्यूट करता है। इसलिए अपना रोल डाइल्यूट होते हुए, देखते हुए, किसी भी राज्य सरकार ने इसको, मतलब मैं कहूंगा, स्पिरिट के साथ इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वरना अगर वो स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज जो आप कह रहे हैं ना कि कैमरे की जरूरत ही नहीं थी, पुलिस का चेहरा अपने आप बदलता। बिल्कुल। लेकिन वही है, प्रकाश जी बैकिंग है। अब मैं कस्टोडियल उस पर आ रहा हूं, बस मैं 2 मिनट आपके लूंगा। जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा फिर आऊंगा दीपक जी, 1 घंटा हमें साथ में रहना है। प्रकाश जी, जो रिफॉर्म की बात आपने की है, जो एक तरह से ये माना जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन होता यह है कि विधायिका का एक पैर जो है कार्यपालिका में भी रहता है, और पुलिस तो कार्यपालिका का एकदम सबसे सक्रिय स्वरूप है। और ऐसे में अगर दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी तो निष्पक्षता ज्यादा बनी रहेगी, इसकी संभावना भी मानी जाती है। एक बात और मानी जाती है कि भाई सज्जन आदमी को पुलिस थाने में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन यह होता है, होता रहा है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों की भूमिका अलग अलग है। संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे संविधान का एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, वो तो बना रहना चाहिए, उसमें तो कोई बहस है नहीं, उसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ। दूसरी बात, आप एक जनता के आदमी को पुलिस थाने में जाने में डर लगता है। जाने में डर लगने का मूल कारण क्या है? अब आप बोले, जब तक समस्या की गहराई में नहीं जाइएगा तब तक आप केवल पुलिस पे दोष लगाइएगा।
कोई सरकार ये नहीं चाहती, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि हमारे प्रदेश की क्राइम फिगर बढ़े और उस बढ़ती हुई फिगर को लेकर असेंबली में हमारी फीचर लेदर हो। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता। हर चीफ मिनिस्टर का एक अनरिटन ऑर्डर होता है कि भाई फिगर ऐसा रखो कि असेंबली में हमारी दुर्गति ना हो, हमारी ज्यादा आलोचना ना होने पाए। बढ़ती है थोड़ा सा, इधर 5% बढ़ा दो, इधर 2% बढ़ा दो, इधर 3% बढ़ा दो, इधर ऐसे कर दो, ताकि कुल मिला के तस्वीर ऐसी लगे कि पिछले साल से थोड़ा सा अच्छी हुई है, खराब नहीं हुई। नहीं, मेरा प्रकाश जी, मेरा साथ में ये भी सवाल है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सीएम की क्यों हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी डीजीपी की क्यों ना हो, उस पुलिस के इंस्पेक्टर की क्यों ना हो जो उस थाने में। आपको समझ में नहीं आएगा जी। देखिए, दीपक बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। एक मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उनका एक आदेश गया कि 50 से 70% हर क्राइम को घटा दो। क्या बात। चक्कर में हुआ क्या कि क्राइम तो घटा ही, इन लोगों ने नहीं घटाया। 8 या 10 आईपीएस अफसर मुअत्तल हो गए, सस्पेंड हो गए। उन्होंने 20-30% घटाया था, मैडम उस पर नाराज हो गई। तो जब आप सरकार या सत्ता जब चाहती है क्राइम न रजिस्टर हो, क्राइम के फिगर्स डॉक्टर हो, तब एक कंप्लेनेंट जब अंदर घुसता है तो क्या होता है? पुलिस कहती है देखो एक मुसीबत आ गई, ये क्राइम फिगर बढ़ाने वाला एक आदमी आ गया, तो उसको अनवेलकम करती है। नहीं तो प्रकाश जी, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कहाँ काम कर रहा है? फिर नहीं लेंगे, वह एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल होगा। उस दिन पुलिस कहेगी भाई ठीक है, आ गया तो आ गया, अब हम तो रिपोर्ट लिख लेंगे, अब बाद में देखा जाएगा। अभी तो यह है भाई क्राइम फिगर को कंट्रोल में रखना है। तो जहां एक आदमी भी कंप्लेनेंट गया, पुलिस सोचती है कि देखो हमारी एक फिगर, एक नंबर बढ़ाने एक कोई आदमी आ गया। और अगर उसकी मतलब ही इज एन अनवेलकम गेस्ट, एनी कंप्लेनेंट इज एन अनवेलकम गेस्ट इन दी थाना। another crime figure reported, another increase in work, जबकि स्टाफ की कमी है, इन्वेस्टिगेटर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप कितना काम करोगे जी? आप एक साथ में मैक्सिमम जो इन्वेस्टिगेशन होता है। प्रकाश जी, आप ही जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेगा? बिल्कुल। संजय जी मैं आपकी तरफ हूँ। जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे प्रकाश जी, उस बात को आप किस तरह से देखते हैं? फिर वो कहाँ रह जाती है? मेरा यह कहना है कि केवल चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल क्यों ठहराया जाए, वहां राज्य के डीजीपी को क्यों ना ठहराया जाए, पुलिस के आला सब अधिकारियों को क्यों ना ठहराया जाए, और वहां जो पुलिस में इंस्पेक्टर है थाने के अंदर, उसको क्यों ना ठहराया जाए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत अभी आदरणीय प्रकाश जी बता रहे थे, वो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम सिद्धांत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्त है वो। लेकिन आप देखिए, आप अभी जैसा अभी कहा सर ने कि एफआईआर करवा के दिखा दीजिए, एक हरकुलियन टास्क है एफआईआर का। बिल्कुल। मैं आपसे बता रहा हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने, हमारा लतिका कुमारी का जजमेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का इतना पॉपुलर, हजारों जजमेंट है, 1000 से ज्यादा जजमेंट है जी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए, जहां पे ये कहा गया है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होगी, आपको इमीडिएटली फर्स्ट थिंग इज राइट इन एफआईआर। कितनी होती है एफआईआर? वहीं पे इस तरह का आदेश, जैसा अभी बताया कि मुख्यमंत्री के यहां से आता 50% से कम कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1920 में जितने क्राइम होते थे एक जिले में, उससे भी कम हुए 2019 में। यानी कि 100 साल में जो पॉपुलेशन है वो 6 गुना बढ़ गई है, लेकिन क्राइम कम हो गया। ये कैसे हो गया कम? ये असंभव है। क्राइम तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत कम हुई है। ये एक बहुत आधारभूत चीज है और सबसे अहम है। मेरे दोनों विशेषज्ञ जो यहां बैठे हैं वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और खासतौर से जो आज का ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट से एक बहुत अहम बात होगा। देखिए 156(3) का एक मुकदमा कर सकते हैं अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करे। तो ये सीसीटीवी फुटेज अगर व्यक्ति को अधिकार हो जाएगा कि मैं साहब 26 तारीख को गया था, मैंने रिपोर्ट करी, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर 28 को गया, फिर 30 को गया, सीसीटीवी निकाल के दिखा दीजिए साहब ये देखिए मैं जा रहा हूं, और पुलिस जो तंत्र है उसने मुझे कोई मदद नहीं करी। तो उस चीज में भी ये एक बहुत सहयोगी मेरा मानना है रामवीर जी होगा, क्योंकि और इस जजमेंट में और इससे पहले कई जजमेंट्स में हमें एक चीज पे बहुत अहम जो है प्रकाश डाला गया है, प्रेशर डाला गया है, एम्फेसिस डाला गया, वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इस वाले जजमेंट में भी उससे
जो है स्ट्रेंथ ली गई है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ रहा है और उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम इज वन ऑफ द वेरी क्राइम बढ़ा है, परंतु रिपोर्टेड क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं या तो स्थिर कर दिया जाता है या कम करवा दिया जाता है। बिल्कुल। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम प्रकाश जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो पुलिस सुधार के अंतर्गत उन्होंने रखे हैं, और साथ में दीपक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो समस्याएं आ रही हैं अभी भी व्यक्ति को इस सारे प्रोसीजर में जाने के लिए, वो क्या क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट में। हम बात कर रहे हैं पुलिस को लेकर, पुलिस सुधारों को लेकर, पुलिस की संवेदनाओं को लेकर और उस आदेश को लेकर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि थाने के चप्पे चप्पे को एक तीसरी आंख के दायरे में लाया जाए, और ताकि जो कंट्रोल रूम है वहां से सब चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जा सके कि किस थाने में क्या चल रहा है, और अगर कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, इंटेरोगेशन होता है, किसी तरह का इस रिश्वतखोरी होती है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रडार पर लिया जा सके। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, अगर हम इस सब चीज़ को, क्या होता है कि जब कोई आपके ऊपर एक इस तरह से कुछ दबाव बनाया जाता है, आपको कहीं किसी दायरे में लाने की कोशिश की जाती है, तो आप दायरे के बाहर कुछ चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। इंटेरोगेशन की बात हो, चाहे फिर रिश्वत की बात हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या ये थाने के बाहर नहीं पुलिस करेगी? क्या वहां नहीं करती है? देखिए रामीर भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि एक प्रश्न है पुलिस के मूल व्यवहार को बदलना, यानी आप कह सकते हैं पुलिस के माइंडसेट को बदलना। वो समय के साथ ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे यहाँ पुलिस रेगुलेशंस थे, नहीं, समय के साथ होगा कि पुलिस सुधारों को लेकर होगा, पुलिस सुधारों के साथ होगा। जी जी जी। तो ये जितने भी चीजें हैं तो ये ब्रिटिश पुलिस का ही एक अभी भी छाप दिखती है। और ब्रिटिश पुलिसिंग और इंडियन पुलिसिंग, मुझे लगता है कि जो पुलिस रिफॉर्म है प्रकाश सिंह जी का, वो यही था कि ब्रिटिश पुलिस से इसको एक भारतीय पुलिस, जहां एक इंडिपेंडेंट इंडिया की पुलिस हो, उसी वही मकसद है। लेकिन उसमें गलती ये है हमारे सेटअप में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, कि चीफ मिनिस्टर को बहुत सी पावर्स दी गई हैं, और पुलिस का हमेशा से, मैं माफ कीजिएगा एक शब्द यूज कर रहा हूँ, एक बुलडॉग की तरह इस्तेमाल हुआ। सत्ता ने इसका एक बुलडॉग की तरह इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह से पुलिस कहीं कहीं नृशंस भी हो गई। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी डीजी आए, कुछ ऐसे आईजी आए, कुछ ऐसे कप्तान आए जो मुख्यमंत्री की गोद पे बैठ के जिन्होंने जिले और राज्यों को चलाया है। तब आप सोच सकते हैं कि वो जो नेक्सस है, जिसकी एन वोरा कमेटी ने जिक्र किया था, क्रिमिनल पुलिस एंड पॉलिटिशियन नेक्सस, तो वो नेक्सस भी एक तरफ है जहां पर सत्ता और पुलिस की साठगांठ है। इसको, इस नेक्सस को भी तोड़ना है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि सीसीटीवी की जो आप बात कर रहे हैं, है ना, मुझे ये एक्सरसाइज बहुत कॉस्मेटिक लगती, मुझे नहीं लगता कि ये चीज हो पाएगी, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछा दीपक जी, क्योंकि विकास दुबे के साथ जो 80 या उससे भी ज्यादा पुलिस वाले कनेक्ट थे, वे सब लोग थाने में नहीं जाते थे, ना विकास दुबे थाने में जाते थे, वो उनके घर आते थे। मैं मूल मुद्दे पे जाना चाह रहा हूँ, सीसीटीवी में मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा जी। 2015 में इसी लोकसभा में, जिस चैनल पे हम बात कर रहे हैं, जबरदस्त बहस हुई। तमिलनाडु में कुछ कस्टोडियल डेथ्स हुई थी, और 2015 में जब बहस हुई, रिटन रिप्लाई है रिजिजू जी का, जो आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उस वक्त वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स होते थे, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, और मैंने उस स्टोरी भी करी थी। उन्होंने कहा था कि 1.5 साल के अंदर, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको प्रश्न नंबर भी बता दूंगा जी, अगर आप मुझसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मोदी सरकार की तरफ से जवाब आया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि विद इन 1.5 years, 1.5 साल के अंदर
देश के जितने भी जेल हैं और जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर हम सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। जी जी भाई साहब, कब की बात है? 2015 की, रामवीर भाई। आज हम 2020 पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काम बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि फंड्स की भी एक समस्या है। राज्य सरकारें भी जो है ना, आप देखिए, आज ही लिस्ट आई है कि देश के सबसे अच्छे 10 थाने कौन से हैं, आदर्श थाने। और मुझे कहते हुए बड़ा मतलब अफसोस लग रहा है कि एक भी देश का बड़ा शहर, एक भी मेट्रोपोलिस, बिल्कुल इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल, एक थाना नहीं उसमें। तो अभी भी थाने की हालत बहुत खराब है। इमारत बनाने से थाने नहीं चलते हैं, वर्दी पहनाने से पुलिस नहीं चलती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी हमको एक ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक हम प्रकाश सिंह जी के जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसको एलिमेंट और स्पिरिट में उसको हम नहीं लागू करेंगे, और राज्य सरकारों में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई देश स्वतंत्र हो गया है और अब पुलिस ये ब्रिटिश पुलिस की तरह काम नहीं करेगी, ये जनता की पुलिस होगी। इट हैज टू बी लाइक बॉबीज ऑफ द इंग्लैंड। प्रकाश जी, मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए ऐसे ही इंटरनेट पर कुछ पुलिस चार्टर पढ़ रहा था। उसमें न्यूजीलैंड का पुलिस चार्टर जो है वो पढ़ते हुए कुछ चीज़ें उसमें मैंने देखी। वहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो सोशल पुलिस के तौर पर है। बहुत बड़ा सेगमेंट वो है जो पुलिस की ड्रेस भी नहीं पहनता है, वो कहीं किसी परिवार का हिस्सा है, सदस्य है, किसी को पता भी नहीं है कि वो पुलिस में है, लेकिन उसका काम पुलिस का है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो वहां पर वर्दी तो पहनता है परंतु हथियार नहीं रखता है साथ में। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है कि पुलिस को ये जरूरत नहीं होती है कि वो रात को और 24 घंटे ड्यूटी दे, वो भी 6 बजे के आसपास थाने को ताला लगा करके और घर पर आकर आराम करते हैं। एक केवल कुछ विशेष मामलों को, विशेष चीजों से निपटने के लिए कुछ एक पुलिस दस्ता उस तरह का जरूर है जिसको रिजर्व पुलिस कहते हैं। और ये सब जो है, अगर पुलिस वाला आपको मिल रहा है रास्ते में तो पुलिस वाला आपको सल्यूट करेगा, आपको कहेगा, और अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है पुलिस के एक्शन पर तो वो आपको, जो वकील वहां पर है, लीगल लाइन है, वहां पर तुरंत आपको बात कराएगा। और वो सरकारी वकील होंगे, वो वकील अगर वेरीफाई करेगा कि हाँ पुलिस सही कह रही है तो आप जो है वो फाइन भरना है, चाहे जो भी बात है वो आगे बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजों को उन्होंने जोड़ा है। आपका जो पुलिस सुधार है, उस पुलिस सुधार को हम किस तरह से प्रोग्रेसिव कह सकें, किस तरह से कह सकें कि वो 3, 4, 5 या 10 ऐसे पॉइंट हैं जो प्रकाश जी ने देश के सामने रखे हैं, पुलिस सुधारों को लेकर सामने रखे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, आपने न्यूजीलैंड का जो उदाहरण दिया, उदाहरण देखिए ऐसे देश का दिया जाना चाहिए जिसकी आबादी, जिसका क्षेत्रफल कुछ हमारे बराबर हो, जिसकी समस्याएं कुछ हमसे मिलती जुलती हों या हमारे प्रकार की हों। न्यूजीलैंड ऐसा है जो शांति प्रिय देश है। वहाँ के लोग, एक एवरेज आदमी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो किसी झंझट में नहीं पड़ता। न वहाँ कोई इंसर्जेंसी है, न वहाँ कोई टेररिज्म है, न वहाँ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसलिए न्यूजीलैंड से उदाहरण लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी प्रकाश जी करीब 70% आबादी शांति प्रिय है, 70% क्षेत्रों में इंसर्जेंसी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, वहां तो ये सब चीज लागू की जा सकती हैं। जी हाँ, वहां पे आप देखिए उसका उदाहरण ले सकते हैं, पर उससे कंपैरिजन मत करिए। कह दीजिए कि न्यूजीलैंड में होता है। न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे की आप चाहते हैं स्थिति अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो अगले 50 साल में भी नहीं आने की है। सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हम पहली बात तो कुछ मूलभूत बातें समझ लीजिए। नंबर 1, पुलिस की समस्याएं जितनी विषम, जितनी वृहद और जितनी क्या कहें कॉम्प्लिकेटेड, एक्सटेंसिव हैं, वो दुनिया में किसी देश में नहीं है। आप मुझे दुनिया के किसी देश की किसी समस्या का नाम लीजिए और मैं उसका एक प्रतिबिंब आपको हिंदुस्तान में दिखा दूंगा। पर हिंदुस्तान में जितनी समस्याएं हैं उतना आप किसी देश में नहीं देख पाएंगे। आप एक किसी समस्या की कल्पना करिए, कास्ट राइट हुआ, कम्युनल राइट हुआ, बॉर्डर प्रॉब्लम हुआ, इंसर्जेंसी हुआ, टेररिज्म हुआ, माओइस्ट रिबेलियन हुआ, हर तरह की समस्या हमारे पास है। तो पहली बात ये ध्यान में रखिए कि पुलिस का काम जितना हिंदुस्तान में मुश्किल है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अब ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बड़ी नेक नियति से दिया, मैं उनके नियत में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बड़ा अच्छा आदेश है और ठीक है, इसका पालन हो जाए। जैसा दीपक ने कहा अभी,
इसका असर कॉस्मेटिक ही पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और देखिए, तुम डाल डाल मैं पात पात, हाँ, गरम जो जिसको गलत काम करना है वो तरीका निकाल लेगा, वो आपको सीसीटीवी को लॉन्च कर देगा। ठीक है, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें देखना क्या चाहिए? अच्छा, हमारी जो बातें, जो हमारे 6 बिंदु राज्य सरकारों के लिए है, एक 7वां बिंदु केंद्र सरकार के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए जी, क्योंकि जब उसकी बात होती है तो वो किसी राज्य सरकारों के गले में अटक जाता है। लेकिन मैं भी चाहूंगा, और देश के जो हमारे दर्शक हैं प्रकाश जी, वो भी चाहेंगे कि ये 6+1 जो है, ये जरा आप एक एक लाइन में अगर बता दें तो अच्छा है। जी हाँ, सुन लीजिए फिर, मैं तो समय की वजह से नहीं बता रहा था। पहली बात है स्टेट सिक्योरिटी का कमीशन का गठन, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य पुलिस बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सके। ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन संस्थागत परिवर्तन हुए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, जिसके द्वारा यह स्वायत्तता दी गई कि आप कार्मिक मामलों में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में आपको स्वायत्तता रहेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लेवल तक, और सुपरिटेंडेंट पुलिस विभाग के लिए आपकी संस्तुतियां जो है उनको वजन दो। तीसरा, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, यानी शिकायत अथॉरिटीज बनेगी राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। राज्य स्तर पे एसपी के लिए और जिला स्तर पे डीएसपी एंड बिलो के लिए। फिर डीजीपी का चयन कैसे हो? डीजीपी का चयन ऐसी प्रक्रिया द्वारा हो जिसमें मुख्यमंत्री ये न कर सके कि ये हमारा चमचा है, इसको डीजी बना दो जी, ये नहीं होगा। उसमें यूपीएससी एक पैनल बनाएगा और पैनल में 3 आदमी होंगे, 3 आदमी में से ही आपको एक चुनना पड़ेगा। ठीक है। और ये सोचा गया कि आपको अधिकार तो होना चाहिए चुनने का, पर आपका अधिकार सीमित कर दिया जाए ताकि आप 18, 19, 20 जिस तरह नंबर मिले हैं, अगर आप 18 को भी चुन लीजिएगा तो वो भी काम करेगा, 20 को चुन लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। पर यह है कि 3 आदमी में से एक चुन, और एक बार उसको आपने चुन लिया तो उसको 2 साल तक काम करने दीजिए, जब तक उसके विरुद्ध कोई गंभीर प्रामाणिक आरोप ना हो। जो 5वां ये है कि जो अधिकारी फील्ड पोस्टिंग्स में है, जैसे आईजी इंचार्ज जोन हुआ, डीआईजी इंचार्ज रेंज हुआ, एसपी इंचार्ज जिला हुआ, या एसएचओ इंचार्ज थाना हुआ, इनको भी 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए जी। और 6वां आदेश ये था कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का काम बड़े बड़े शहरों में अलग किया जाए, क्योंकि इसके लिए स्टाफ अलग जब रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। ये तो 6 आदेश थे राज्य सरकारों के लिए। हम कहते हैं इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दिए, क्योंकि ये 6 में एक सेपरेशन को छोड़ के बाकी 5 राज्य सरकार के लिए कड़वी गोली है, वो जल्दी उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। और उन्होंने जो कुछ किया है दिखावे के लिए किया है, हमने दिखावे में कंप्लायंस कर दिया है, कागज पे कंप्लायंस कर दिया, तो वास्तव में। और जो आपने दिल्ली से उम्मीद की है वो क्या है? 7वां वो केंद्र सरकार के लिए है कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन करेंगे जो राज्य स्तर पे सुरक्षा व्यवस्था को देखेगा, जिसमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य भी के जो मुखिया हैं वो उसके सदस्य होंगे, और सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की खास तौर से उनकी डिप्लॉयमेंट सही हो, उनकी रोटेशन सही हो, उनकी पोस्टिंग सही हो, ये सब बातें देखेगा, और उनके वेलफेयर वगैरह। ये 7वां। चलिए, हम 7वें बिंदु को तो अलग कर दिए। हम कहते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप वो 6 बिंदु को भी अलग कर दीजिए, क्योंकि वो बड़ी कड़वी गोली है, कुनैन की गोली है, जल्दी सरकार उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। हम कहते हैं अब जो बिंदु और हैं सुधार के, जिनके बारे में हम बार बार कहते, जनशक्ति की बात है, 5,30,000 करीब वैकेंसी है, इसको भरने में आपको क्या दिक्कत है? भरने में आपको क्या दिक्कत है भैया? आप इतनी बड़ी जनसंख्या लिए बैठे हो, 120 करोड़ 125 करोड़ की जनसंख्या, तो इसके लिए पुलिसकर्मी भी तो चाहिए ज्यादा। बिल्कुल। जो कम वैकेंसी है, और वो वैकेंसी आप कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा? 1 लाख पे 190 के करीब औसत आ जाएगा पुलिसकर्मियों का, जबकि यूनाइटेड नेशंस का मापदंड है 222 का। हम तो खाली कहते हैं 190 तो पहुंचा दो, जितना स्वीकृति है। जी। उसके बाद तो सोचो कि कितनी अतिरिक्त हमें स्वीकृति बढ़ानी चाहिए, वो बाद में देखेंगे। अभी तो हम कहते हैं स्वीकृति भर दो जो 5.5 लाख है, उसमें तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जनशक्ति की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट की बात है। आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट की कमी है। अब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन भी आपको ताज्जुब होगा। देखिए, 240 थाने ऐसे हैं जहाँ की कोई मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में। जी। आज 214 थाने ऐसे हैं जहाँ कोई टेलीफोन नहीं है। 70 थाने ऐसे हैं जहाँ कोई वायरलेस नहीं है। अरे भैया, सीसीटीवी तो लगाओ यार, पहले टेलीफोन और वायरलेस और ये गाड़ी तो दो। पुलिस को काम करने, पुलिस पे नियंत्रण की बात तो आप कर रहे हो। पुलिस के ऊपर एक वॉचडॉग सीसीटीवी बैठा है, हम तुम्हारी नजर रखेंगे, पर हमें काम करने के लिए जो साधन है वो तो मुहैया कराओ।
लेकिन वॉच डॉग भी जरूरी है, वॉच डॉग भी जरूरी है। ये और फोरेंसिक लेबोरेटरी में जो सामान गया वह समझिए कि वो गया। हाँ हाँ, वो गया, मतलब 2 साल बाद उसका परीक्षण नतीजा आएगा या 3 साल बाद, पता नहीं। और जब तक उसका नतीजा नहीं आएगा तब तक आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। संजय जी, हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। संजय जी, एक बात ये भी है जी, मैं प्रकाश जी आऊंगा वापस। एक बात ये भी है कि जो अभी प्रकाश जी ने कहा है उसमें से कई एक सेंस तो ये निकल रही है कि हाँ भाई, पुलिस को अथॉरिटी बनाया जाए, पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अभी जब कि पुलिस पर कई तरह का दबाव, चाहे वो एमएलए का भी हो, चाहे एमपी का भी हो, चाहे उसके जनप्रतिनिधियों या और भी लोग हों, वो सब रहता है। इस सब के बावजूद भी अगर वो कई बार अवांछित काम कर जाती है, तो जब दबाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा और उसका अगर उसने अपने आप को नहीं बदला, नहीं चेंज किया, तब कैसे होगा संभव? देखिए, जो बात दीपक जी ने कही, जो 2015 का उदाहरण उन्होंने दिया, हाँ। और दीपक जी ने थोड़े से असहमति भी दिखाई कि ये इस चीज से करने से कोई लाभ, ऐसा कोई खास चेंज नहीं होगा, ये ऐसा कहा। और वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैंने देखा, प्रकाश जी ने भी कहा कि भाई बाकी क्षेत्र, जो बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उन पे भी थोड़ा ध्यान दो, वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, क्या करें। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर हम लोग बेहतरी की ओर नहीं बढ़ेंगे, सीसीटीवी लगने से 18 महीने तक की रिकॉर्डिंग रखने का प्रावधान किया गया है। जहां तक फाइनेंसेस की बात है, बड़े स्पेसिफिकली और कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंड तरीके से इन तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो वित्तीय व्यवस्थाएं कराएंगी, करवाना पड़ेगा। अब हमको ये देखना है कि कैसे। आप ये देखिए, स्टेट लेवल पे एक ओवरसाइट कमेटी बनाने की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरसाइट जो इसको देखेगी, इस सबका इस्तेमाल होगा। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर बनना। अब गलतियां हैं, सिस्टम खराब है निश्चित तौर पे, जैसा उन्होंने बताया। दीपक जी की बात को मैं बिल्कुल 100% कहूंगा। लोकसभा में आपने राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि 1.5 साल के अंतर्गत हम ये करेंगे। अब क्या उस स्टेटमेंट की क्या महत्ता रह गई? जी। आज सुप्रीम कोर्ट का ये कार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। हम जो गवर्न होते हैं, अगर दूसरा विंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और बताना पड़ा कि भैया इस चीज को करो। हम फिर देख रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर के बिल्कुल मामले सामने आ रहे हैं। मैंने आपको कल का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। दिल्ली में आप किसी भी, ये पूरे देश में है, आप कोई थाने में जाके कागज जमा करके दिखा दीजिए और रिसीविंग FIR एक करवा लीजिए। कहना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का और सबका ये काम है कि नागरिकों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो। अगर थाने के अंदर हिरासत में आदमी को मार दिया जाता है, और जीवन तो फंडामेंटल राइट है, और अगर उसके फंडामेंटल राइट को ही छीन लिया जाता है हमेशा के लिए, तो इसका मतलब उसमें सबको बीच में आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी उतनी बड़ी अथॉरिटी है उसमें। रामवीर जी 100% आपने कहा। हमारे देश में जो सेपरेशन ऑफ पावर जिसका जिक्र प्रकाश जी कर रहे थे, वो स्ट्रिक्ट सेंसेस में नहीं है। हमको ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को सिर्फ जुडिशरी का काम करना है। यही तो ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हम जो है, ये है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं इसको। हम सिस्टम ऑफ अगर किसी विंग ने अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं किया, दूसरा विंग जंप कर जाएगा। आप भी एक विंग बन गए हैं, 4th पिलर आप हैं, दीपक जी 4th पिलर है। ये दर्शाते हैं इन्होंने, पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं इनको, ये किस तरीके से जो नेगेटिविटीज है, और कहां से जुडिशरी के पास ये सब ज्ञान आ जाएगा बैठे बैठे। आप लोगों की इसमें अपना समर्पण है, आप लोगों का कार्य किया गया है, और वो कार्य को देख के सुप्रीम कोर्ट ने जी। दीपक जी, मैं एक आखिरी सवाल जो है, समय हो चला है। सोशल पुलिस की मैंने बात जरूर की थी कि वो न्यूजीलैंड में ही है, लेकिन मैं भारत की कुछ बात कर रहा था। महाराष्ट्र में तंटा मुक्ति समिति के नाम से एक सोशल पुलिसिंग है। इसको यूएनओ में भी रिकॉग्नाइज किया गया, और तंटा मुक्ति समिति गांव-गांव में बनी है,
और इसमें जो लोग होते हैं कमेटी में, तो अगर कोई विवाद दो लोगों के बीच में हुआ है तो पहले इस कमेटी में वो आते हैं, वहाँ बैठते हैं, झगड़ा मुक्ति समिति एक तरह से, और वहाँ पर बहुत सारे केसेस को हैंडल किया जाता है। बिहार में जो सरपंच है वो बहुत सारे मसलों को हैंडल करता है। जो मुकदमों की संख्या है वो शायद उत्तर प्रदेश की इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर न्याय पंचायतें 35-36 साल पहले डिसमिस कर दी गई, एक तरह से डीएक्टिवेट कर दी गई, और वहीं पर बिहार में ये संख्या बहुत कम है जी। तो जो सोशल पुलिसिंग है, जो लोगों को इस काम में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि एक छोटा सा विवाद उसको भी पुलिस जो है कुछ बड़ा बना देती है, उसमें भी फिर पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया इन्वॉल्व हो जाती है, और उसमें भ्रष्टाचार भी शामिल होता है, इंटरोगेशन भी शामिल होता है, ठीक है, सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। देखिए रामीर भाई, कुछ चीज़ें हमें ग्राउंड जीरो पे समझनी होंगी जी। एक तो जो प्रकाश सिंह जी ने कहा अभी कि जो पर कैपिटा पुलिस है वो बहुत बहुत कम है, यानी जो यूनाइटेड नेशंस के जो नॉर्म्स हैं उससे भी कहीं कम है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो मैं अपने 20-25 साल की जो मैं एक क्राइम रिपोर्टिंग में देखता हूँ और पुलिस का हाल देखता हूँ, हम पुलिस के साथ कभी हमदर्दी नहीं जताते। हमें लगता है कि नहीं ये वर्दी वाले गुंडे हैं और ये बंदूक लेके चलते हैं, वसूली करते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वकील साहब बैठे हैं या आप हैं, आपका भी वीकली ऑफ होता है, हमारा भी वीकली ऑफ होता है, और प्रशासनिक अधिकारी का भी वीकली ऑफ होता है। सैटरडे संडे को सरकार बंद रहती है। पार्लियामेंट जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दीपक जी, मैं सारी चीजों को क्लीन चिट दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वीकली ऑफ दीजिए, जो कुछ देना है वो दीजिए, लेकिन आपको हिरासत में लेकर किसी को टॉर्चर करना, किसी का शोषण करना, ये अधिकार तो आपको नहीं दिया जा सकता। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे रामीर भाई आ रहा हूँ। बस एक मिनट मुझे दे दीजिए, मेहरबानी होगी। तो मेरा कहना है कि पुलिस 24/7 मोड में काम करती है। दिवाली है तो और ज्यादा काम करना, बिल्कुल। होली है तो फिर पूरा गश्त करना है, बिल्कुल। ईद है तो आफत आ गई, बिल्कुल। आप देखिए जो अलविदा की नमाज होती है सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि पुलिस के लिए मैं कह सकता हूँ 25 साल में कि ओवरवर्क्ड, अंडरपेड एंड अब्यूज्ड, अंडरपेड एंड अब्यूज्ड, ये पुलिस के लिए मैं कह सकता हूं। इसलिए थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना पड़ेगा, थोड़ी सी उनको जो है रिफॉर्म्स की तरफ, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आज दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, मैं यूपी की बात ही नहीं कर रहा हूं। कितने दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉइज हैं जिनके पास आवासीय सुविधा है, बिल्कुल। हरियाणा से आते हैं, बिल्कुल। गाजियाबाद से आते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग मेरठ से आते हैं, हम उनको मकान नहीं दे पाए, बिल्कुल। और हम बात क्या कर रहे हैं कि साहब पुलिस जो है वो कहीं टॉर्चर ना करे। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि कस्टोडियल डेथ कभी भी किसी इनकम टैक्स पे की नहीं हुई है हिंदुस्तान में। हमेशा से जो गरीब आदमी है और खासकर दलित है और पिछड़ा है और मुस्लिम है, इनकी ज्यादातर कस्टोडियल डेथ होती है। संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी चड्ढा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं इन एडिशन टू दीपक जी ने जो कही है। हम आज सब, पूरा देश, पूरी सरकारें इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर काम कर रही हैं पूरे ओरिएंटेशन के साथ। मैं ये बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर पीसफुल होगी हमारी सोसाइटी, अगर वहां पे ये चीजें नहीं होंगी, अच्छे तरीके से लीगल लॉ का इंप्लीमेंटेशन होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्वतः होगी। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आना है वो नहीं आएगा अगर यहाँ पे हमारे यहाँ द्वंद्व होंगे, शांति ही समृद्धि की जो है वो कुंजी है, चाबी है। प्रकाश जी, प्रकाश जी, आखिर में आपसे 30 मिनट में आपका इस सारे मामले पर आपकी एक आखिरी ओपिनियन। 30 सेकंड आपका मतलब है शायद। जी देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका मतलब अच्छे आदेश हैं, अच्छी नियत से आदेश दिए हैं। परंतु मुझे यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ज्यादा अच्छा होगा, हम और हर्षित होंगे और स्वागत करेंगे। अगर वो पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आदेश दे, तो पुलिस को जो हम मतलब जो संसाधन चाहिए उसको प्रभावी ढंग से काम करने के लिए वो उपलब्ध होने चाहिए। क्या वो ट्रांसपोर्ट के हो, क्या वो कम्युनिकेशंस के हो, क्या वो हाउसिंग के हो, क्या फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार सही हो जाएगा, फिर पुलिस खुद ही काम करेगी। और जो एक दीपक ने बात कही, उसको हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक दिन तो छुट्टी दीजिए कि अपने भी बच्चों के साथ रह सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जो लब्बो लुबाव पूरी बात का सभी मेहमानों ने रखा वो इतना ही था कि पुलिस को साधन भी मिलने चाहिए, संसाधन भी मिलने चाहिए, स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए और उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उसके ऊपर एक कड़ी निगरानी की भी ज़रूरत है। और कुल मिलाकर के पुलिस को आत्मविश्लेषण, आत्ममूल्यांकन करते हुए उसको अपने मूल स्वभाव को भी बदलने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि इस देश के लोग मालिक हैं, वो लोग कर देते हैं तब उनकी भी तनख्वाह आती है और चीज़ें सब इसी तरह से चलती हैं। इसलिए जो भी कुछ है वो जन के लिए है, नागरिकों के लिए है और नागरिकों की सेवा, उनकी सुरक्षा, ये सबका कर्तव्य है। लेकिन पुलिस सेवा और सुरक्षा के मामले में ये पूरी तरह से पुलिस के ऊपर नागरिक निर्भर हैं। न्याय की पहली जो सीढ़ी है कहीं ना कहीं वो पुलिस के पास आकर ही शुरू होती है और वहाँ पर उसका समाधान भी हो सकता है, होता है। तो यहाँ इनसाइट में बहुत सारी बातें निकली हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए आप, और उसके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।